तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th के साइंस के सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। और हमने कल कल के लेक्चर में हमने अपना एक पेज कवर कर दिया था और अब आए हैं हम पेज नंबर 2 पे। तो चलो अब हम पेज नंबर 2 क्या स्टार्ट करते हैं। ये ले लेते हैं रेड। चलो, तो इसमें है जे प्रकर्म क्या है। हेडिंग है यहाँ पे जे प्रकर्म क्या है। एक मिनट में से थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। अब ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीव प्रकर्म क्या है। जीव का मतलब क्या होता है हमारा। जीव का मतलब होता है हमारा जीवन से, और प्रकर्म का मतलब होता है प्रक्रिया। मतलब कोई भी इंसान अगर जीवित है या जीव है तो वो अपने पूरे जीवन में क्या क्या प्रक्रियाएं करता है, वे सभी किसके अंतर्गत आती हैं, चेप प्रकर्म के। या फिर अपनी देखभाल, अपना जीवन यापन कैसे करेगा वो जीव, तो वे सभी किसके अंदर आएंगे, वे सभी प्रक्रियाएं किसके अंदर आएंगी, जीवन जे प्रकर्म के। इसी चैप्टर के अंदर हम वे सब कुछ क्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण हमारा जीव में हो जाएगा, मानव में हो जाएगा। जीव में नहीं होने का, मानव में होगा, क्योंकि हर एक जीव का पोषण अलग अलग होता है। मानव में पोषण होगा और केस में होगा पादपों में पोषण पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। पोषण के बाद आता है हमारा शोषण। शोषण भी मानव में और पादपों में, दोनों में। फिर उसके बाद है हमारा परिवहन। परिवहन नहीं, ये होगा वहन। और वहन के बाद आएगा हमारा उत्सर्जन। ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जीवन का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए का मतलब क्या है, जीवों का देखभाल, मतलब वो जो डेली यूज़ के काम है वे उसके हमेशा चलते रहने चाहिए। जो कुछ काम होते हैं वे हमारे हमेशा चलते रहने चाहिए, वरना जीव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे दिल का धड़कना, हमारा सांस लेना, वो हमेशा चलता रहना चाहिए, वरना क्या होगा, वे सब काम हमारा इंसानी जो होगा वो मर जाएगा। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम बैठे रहते हैं, जब हम कुछ काम तो नहीं करते ना, तो तब भी क्या होता है, हमारा शरीर, दिल जो धड़कता है, हम जो सांस लेते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रकर्म जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जे प्रकर्म कहलाते हैं। तो वे सभी प्रक्रियाएं या प्रकर्म जो सम्मिलित रूप से, मतलब सारे सब कुछ मिक्स होके अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब देखभाल का कार्य करते हैं। एक तरीके से देखभाल का कार्य करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, जे प्रकर्म कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रकर्म की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें हमारे शरीर में अगर कहीं पे चोट वोट लग जा, उसको रोकने के लिए या फिर उसकी मरम्मत करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अनुरक्षण प्रकर्म की ज़रूरत होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रकर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, जो हमारे शरीर में जो टूट फूट होगी हमारे शरीर में, उसको ठीक करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, अनुरक्षण प्रकर्म की ज़रूरत है। इसलिए क्या होगा, उसे ठीक करने के लिए क्या चाहिए, हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और उस ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, जो एकल जीव है, मतलब एक कोश के जीव के शरीर में कहाँ से आती है, वो बाहर से आती हैं। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रकर्म होना चाहिए। इसलिए उस जीव के शरीर में उस ऊर्जा का स्थानांतरण बाहर से कहीं से होगा। तो उस ऊर्जा का स्थानांतरण जब बाहर से कहीं से होगा तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी तो कुछ प्रोसेस होनी चाहिए ना।
इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग बनी है हमारी, इस ऊर्जा के स्रोत का हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। इस ऊर्जा के स्रोत से क्या मतलब है हमारा, ऊर्जा के स्रोत से क्या मतलब हो गया हमारा, फूड से। ऊर्जा का स्रोत फूड हो गया, फूड को हम भोजन, ऊर्जा के स्रोत भोजन हो गया, तथा शरीर के अंदर लेना, भोजन तो होगा लेकिन उसे शरीर के अंदर भी तो लिया जाएगा ना, अंदर लेने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत, इसे एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। यदि कोई जीव है, अगर उसमें कोई वृद्धि हो रही है, वो ग्रोथ कर रहा है, तो उसे बाहर से खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो सारा का सारा जीवन है वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड है, कार्बन पर डिपेंड है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इसलिए जो ज़्यादातर जो फूड हैं वे हमारे ज़्यादातर उसमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। जैसे कार्बन का मतलब क्या है, जैसे ग्लूकोज हो गया, हमें कार्बन ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि हाँ दुकान पे चले गए भाई कार्बन दे दो, हमें कार्बन दे दो, ऐसे कार्बन नहीं मिलेगा। कार्बन हमें अलग अलग फॉर्म में मिलेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेगा, स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा, स्टार्च की फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग तरीके से हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता कार्बन। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। इन कार्बन स्रोतों मतलब कार्बन स्रोत क्या होंगे, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, ये सब कुछ कार्बन के स्रोत हो गए। कोई इनकी जटिलता के अनुसार मतलब इनकी जो ये हार्ड है, इनके मतलब एक जटिलता का मतलब इनकी नॉर्मल तो है नहीं, जैसे कैसे मान लें एक तरीके से, अब पेड़ है, पेड़ हार्ड है तो उसके हार्ड है, लेकिन अगर हम उसे काटेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कार्बन में मिल जाएगा, तो ग्लूकोज तो हार्ड हो गया और कार्बन क्या हो गया, वो सिंपल हो गया। तो इनकी कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, मतलब अलग अलग प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं पोषण के। जैसे एक मिनट में से इरेज कर दो इनसे, just wait a minute। हो गया ऐसे, जब हम देखते हैं यहाँ पोषण प्रक्रम का मतलब क्या है, पोषण के प्रकार। जैसे कोई जीव होगा हमारा स्वपोषी हो जाएगा, कोई जीव हमारा परपोषी हो जाएगा, है ना, ऐसे होते हैं ना। तो ऐसे ही जीवों के पोषण के आधार पर जीवों को हम बांट देते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, पर्यावरण एक जीव के नियंत्रण में तो है नहीं, वहाँ पे जानवर भी है, पेड़ पौधे भी, पर्यावरण में सबके कंट्रोल में है। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अत्यंत ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियाँ के लिए विभिन्न क्या हो गए हैं, यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊर्जा के बाह्य स्रोत, ऊर्जा के बाह्य स्रोत क्या होंगे, जैसे
ग्लूकोज हो गया ऊर्जा के बाह्य स्रोत, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों का विघटन या निर्माण, शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर या तो इनका विघटन होगा या फिर इनका क्या होगा, निर्माण, या फिर ये बनेंगे, बनना इनका की आवश्यकता होती है, जिससे अंतत ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। जिससे क्या होता है, या तो ये टूटेंगे या फिर इनका निर्माण होगा अलग अलग ऊर्जा के स्रोतों का, जिससे क्या होगा, एक समान ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। तो ये सारी प्रोसेस होने के लिए कि हम उन ऊर्जा के स्रोतों का कभी टूटना, कभी उनका बनना, इन सब के लिए क्या है, हमारे शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य युक्तियां हैं। तो यहाँ पे दो अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, एक तो अपचयन अभिक्रिया और एक उपचयन अभिक्रिया। तो एक तो है, मैं यहाँ पे एक बार में से इरेज कर दो पहले सारा। एक तो है यहाँ पे हमारा उपचयन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और एक है हमारा अपचयन, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है ना। तो अपचयन में क्या होता है हमारा, अपचयन अभिक्रिया में होता है हमारा अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। अगर हाइड्रोजन है तो वह हमारी घट जाती है। और अपचयन में क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन जो है वो हमारी कम हो जाती है। अगर हाइड्रोजन है रिएक्शन में तो हाइड्रोजन क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल ही है हमारे पास, अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन बढ़ी है मतलब। और अपचयन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है हमारा, जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं तो हमारा कॉपर अलग हो जाता है और बनता है जल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगी वो हमारी कम हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन कम हुई तो अपचयन हुई, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, जैसे ऊ से क्या बनेगा हमारा, ऊपर, उपचयन है, उपचयन है का, ऊ से क्या बनेगा हमारा, ऊपर, ऊ से ऊपर बना, ऊपर क्या जाएगा हमारी ऑक्सीजन। तो अपचयन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं, ये ऐसे ही है, कोई मतलब ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है। ओ से हमारा ऑक्सीजन बनता है, ओ से ऑक्सीजन नहीं बनता, ओ से हमारा ऊपर बनता है और ओ से ही क्या बनता है हमारा, ऑक्सीजन बनता है। तो ऐसे ही है ये। जस्ट वेट ए मिनट, इसे इरेज कर दो अच्छे से। ये रहा।
इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। किसके लिए? जब उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रियाएं होगी तो उसमें ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और एक में ऑक्सीजन क्या होती है हमारी, कम हो जाती है। तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ऑक्सीजन हम कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लेते हैं वो ऑक्सीजन हम, जस्ट वेट अ मिनट, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के बाहर से। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। यहाँ पे हमारी एक और हेडिंग आ चुकी है, जिसे हम एक बार ध्यान से रेज कर दूँ जिससे अच्छे से दिख जाइए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। शरीर के बाहर से जो ऑक्सीजन ली जाएगी, शरीर के अंदर से नहीं ली जाने की, शरीर के बाहर से जो ऑक्सीजन ली जाएगी, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तो कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यहाँ तक है बस ये वाला रेस होगा, इसका तो सारा ही हो गया। क्या हो रहा है ये? हो गया। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन हमने कहाँ से ली? शरीर के बाहर से, ठीक है ना। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना था कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितनी सेल्स को आवश्यक है, जितनी कोशिकाओं को आवश्यक है उतनी आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में, मतलब जो हमारा फूड होता है उसको तोड़ने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए फूड को जितनी विघटन में इसका उपयोग किया जाता है। हमने शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ली, फिर उसके बाद जितनी कोशिका सेल्स को हमारी ज़रूरत होगी उतनी ही ऑक्सीजन हम लेंगे, जितनी मतलब कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, जितनी हमारे फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जितनी ऑक्सीजन में हमारा फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर हम उतनी ऑक्सीजन को लेंगे और जितनी हमारी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी लेंगे और सारे की सारी हम ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। एक कोश के जीव एक कोश का जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जो एक जीव होता है, एक कोश का जीव होता है, जैसे क्या हो गया, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये होते हैं ना एक कोश के जीव जिनमें बस एक कोशिका होती है ना। एक कोश का जीव पर्यावरण की संपर्क में पूरी तरह रहता है ना। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष संघ की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए क्या होगा, इनके पास एक कोशिका है तो मतलब इनके पास केवल एक ही ऑर्गन है, एक कोशिका मतलब एक ऑर्गन है, तो इन्हें अलग अलग मतलब गैस को अंदर बाहर करना, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है, उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए किसी अलग से किसी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शरीर अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है तब क्या होता है, तो लेकिन ये तो एक कोशिका से कर लेंगे, लेकिन जैसे हमारी बॉडी है, हमारे शरीर में क्या है, एक कोशिका से बहुकोश के जीव हो गया, तो जैसे एक कोशिका से बहुकोश के जीव होता है उसका शरीर जो होता है और भी ज़्यादा जटिल होता जाता है। तो तब क्या होगा, तब तो बहुत सारे अंग होंगे, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अंग की जरूरत होगी, क्योंकि अगर एक ही काम करे, एक ही ऑर्गन काम करेगा तो वो तो थक जाएगा। अब अगर घर में कोई एक इंसान काम करता रहे तो थक जाएगा ना, तो सबको थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। तो ऐसे ही ऑर्गन का है। बहुकोश के जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। एक कोश के जीव में तो सब सीधे के डायरेक्ट संपर्क में रहती है, लेकिन बहुकोश के जीवों में तो ऐसा हो नहीं सकता। अतः साधारण विषण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए क्या होगा, सेल्स की जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं उन सभी की जो पूर्ति है, उन सब के जो पोषण है वो केवल हमें विषण के द्वारा नहीं मिल सकता। विषण ही केवल उस सभी कोशिकाओं को पोषण नहीं दे सकता। तो इसलिए क्या है, उसमें अलग अलग कार्य करती हैं अलग अलग कोशिकाएं। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोश के जीवों में विभिन्न कार्यों करने के लिए
भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए बहुकोश के जीव में अलग अलग अंग होते हैं। हम इन विशिष्टीकृत उत्कों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत उत्कों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जानने के लिए कि हम भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए हम जो ग्रहण करते हैं उनके लिए हमारे अलग अलग जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, क्योंकि हम बहुकोश के जीव हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या पैदा होती है। क्या समस्या पैदा होती है? यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। जैसे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलेगी। बालों में केराटिन होता है, केराटिन प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन की वजह से बाल अच्छे होते हैं, है ना। जो पैर के नेल से भी नाखूनों में केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन नहीं होता, दूसरा प्रोटीन होता है शायद। तो उसी में ही प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। तो ऐसे ही शरीर के बाल से लेकर पैरों तक हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, अलग अलग सोर्स की ज़रूरत है। तो ऐसे ही उन्हें शरीर के सारे हिस्से में बुझाने के लिए केवल एक ही अंग तो काम नहीं कर सकता, उसके लिए हमें अलग अलग ज़रूरत है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो ऊपर से शरीर के मतलब सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक भोजन को पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए किसके क्या बनाया गया है? फिर वहन तंत्र, जिससे क्या हो सके, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जहाँ भी भोजन की ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुँच सके। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में मतलब केमिकल रिएक्शन में कार्बन स्रोत मतलब जो कार्बन के स्रोत हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा ग्लूकोज हो गया, इनका तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे एक और हेडिंग बन गई हमारी, रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हम कार्बन स्रोत, जैसे ग्लूकोज हो गया हमारा, है ना, कार्बन स्रोत ग्लूकोज हो गया, एक तरह ग्लूकोज मान लो, ग्लूकोज कार्बन स्रोत है ना, एक अच्छा कार्बन का स्रोत है, तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है इनका उपयोग। तो लेकिन जब हमने उनसे ऊर्जा ले ली, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे उत्पाद भी बनेंगे जो हमें यूज़ के लिए नहीं चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, जिनका हमें यूज़ करना ही नहीं, कुछ ऐसे उत्पाद भी बनेंगे तो जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी होंगे। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है ना। यदि बहुकोश के जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों की कोशिका से उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। यदि बहुकोश के जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएंगे। यदि हम बहुकोश के जीवों में जो सारे के सारे रूल्स हैं वे फॉलो करें तो क्या होगा? उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन ऊतक तक पहुँचाने की होगी। तो परिवहन तंत्र का काम क्या होगा? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे परिवहन जो तंत्र है
परिवहन तंत्र का काम क्या होगा? खाना खाना और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, ठीक है ना। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीवन के अनुरक्षण कार्य के लिए हमें जो जो प्रक्रम की आवश्यकता होती है, मतलब एक जीव को जीवित रहने के लिए किन कार्यों की ज़रूरत होती है, उन पर हम विचार करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या हो गए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।